नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य भूगोल एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज में से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम एशिया के जो धरातलीय स्वरूप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एशिया महाद्वीप जो है उसमें हमको चट्टानी विभिन्नताएं काफ़ी देखने को मिलती हैं। चट्टानों के प्रकार में, चट्टानों की संरचना में, चट्टानों की भूगर्भिक रचना में। बेसिकली यहाँ पर एशिया में उपकल्प यूजोइक एरिया से लेकर टर्शरी युग तक की चट्टानें हमको मिलती हैं, लेकिन इनमें भूगर्भीय हलचलों के कारण इनमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। लेकिन इसकी जो आंतरिक संरचना है उनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। हम एशिया को भूगर्भीय संरचना के आधार पर 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है उत्तर के प्राचीनतम भूखंड। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में प्राचीन शैलों के 4 भूखंड मिलते हैं। इन भूखंडों का निर्माण कैम्ब्रियन युग से पूर्व की रवेदार चट्टानों से हुआ है तथा इन भूखंडों की चट्टानें बहुत ही कठोर है। इन भूखंडों में 4 भूखंड प्रमुख रूप से मिलते हैं। पहला भूखंड है रूसी प्लेटफॉर्म, दूसरा भूखंड है अंगारा लैंड, तीसरा भूखंड है सार्डिनियन मैसिव और चौथा भूखंड है चीनी मैसिव। प्रसिद्ध भूगोलवेता आर्गलैंड के अनुसार प्राचीन काल में ये चारों भूखंड एक ही जगह में स्थित थे तथा इस महाखंड को अंगारा लैंड कहा जाता था। भूगर्भिक हलचल के कारण ये महाभूखंड भ्रष्ट हो गया और उससे 4 भूखंड टूटकर अलग अलग हुए। वैगनर महोदय के अनुसार भी ये चारों भूखंड पेंजिया स्थल खंड के ही टूटे हुए भाग हैं। इसमें आग्नेय, ग्रेनाइट, नीच तथा शिष्ट मुख्य चट्टानें हैं, या यूँ हम बेसिकली यूँ कहें कि यहाँ पर आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है। इन भूखंडों में रूसी प्लेटफॉर्म इसके पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग यूरोप महाद्वीप में फैला है, जो कि बाल्टिक सी तक है, जिसके लिए हम इसको बाल्टिक मैसिव भी बोलते हैं। अंगारा लैंड भूखंड मध्य साइबेरिया में स्थित है। सार्डिनियन मैसिव तारिम बेसिन में थियानशान और अल्टाई टांग श्रेणियों के मध्य में स्थित है। चीनी मैसिव पूर्वी भाग में स्थित है और चीनी मैसिव को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तरी चीन मैसिव, दूसरा है दक्षिणी चीनी मैसिव, चौथा है तारिम मैसिव और लास्ट है तिब्बतियन मैसिव। दूसरा जो भाग है भूगर्भिक संरचना में एशिया का, वो कहलाता है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड। इसको हम करीब 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं। ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और इसका जो पहला भाग है वो कहलाता है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी चट्टानें पूर्व कैम्ब्रियन युग की प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें इस प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग के धरातली भागों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस प्रायद्वीप के उत्तरी तथा पूर्वी भाग की चट्टानों पर जुरेसिक तथा क्रिटेशियस युग की अवसादी चट्टानों की एक मोटी परत पाई जाती है। इस अवसादी चट्टान का विस्तार मेसोपोटामिया तथा फारस की खाड़ी तक विस्तृत है। इन अवसादी चट्टानों में भारी मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। दूसरा जो भाग है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड का, वो कहलाता है भारतीय प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप में भारत तथा श्रीलंका के अधिकांश भाग सम्मिलित हैं। भारतीय प्रायद्वीप भी अरब प्रायद्वीप की तरह कठोर तथा प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित गोंडवाना भूमि का ही एक भाग है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। इस प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में दक्कन के पठार पर लावा की एक मोटी परत पाई जाती है। गोंडवाना क्रम के अवसाद दामोदर व गोदावरी घाटी के सारे क्षैतिज रूप से बिखरे हुए मिलते हैं। और तीसरा जो भाग है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड का, वो कहलाता है हिंद चीन प्लेटफॉर्म। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित रवेदार कायंत्रित चट्टानों में निर्मित एक पठारी भाग है। उत्तरी अंगारा लैंड दक्षिण की ओर खिसकने लगा, जबकि दक्षिण का प्राचीन भूखंड गोंडवाना अपने स्थान पर स्थिर रहा। इससे दोनों भूखंडों के मध्य में टेथिस सागर की तली में जमाव तलछट की परतों पर दबाव पड़ा, जिससे उसमें मोड़ पड़ गए और दबाव का ये क्रम लाखों वर्षों तक चलता रहा, और जिससे मोड़ों के उभरे हुए ऊंचे उठे हुए भाग, जिन भागों में मलबे की परतों का अधिक जमाव था, उस पर अधिक दबाव पड़ा और वहाँ पर उच्च पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इन्हें ही हम हिंद चीन प्लेटफॉर्म कहते हैं। अगला जो भूभाग है
इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इस प्रकार इस नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों का निर्माण इस कारण हुआ और हिमालय पर्वत, दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया की पर्वतमालाएं इसी पर्वत क्रम का अंग हैं। हिमालय, काराकोरम, थियानशान, अराकानियोमा, दक्षिणी माइनर आदि इस क्रम की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं और अन्य प्रमुख पर्वतों में हिंदुकुश, एलबुर्ज, जैग्रोस, सुलेमान, किरथर तथा अन्य श्रेणियाँ मिलती हैं। यूरोप के अल्पाइन पर्वत भी इसी समय बने थे। इन्हीं के नाम पर इन नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखलाओं का नाम अल्पाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इन पर्वत श्रेणियों के निर्माण के बारे में कुछ भूगोलवेत्ताओं का मत तो ये भी है कि टर्शरी युग में भूगर्भिक हलचलों में अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड दोनों भूखंड एक दूसरे की ओर खिसके तथा ये खिसकाव अब भी जारी है और इस प्रकार से इस कारण अनावश्यक होते हुए भी इसके बावजूद पर्वतमालाओं की ऊंचाई बढ़ती जा रही है और हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में भी विविध विद्वानों का मत है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो टर्शरी काल में ही हुई। तीसरा जो इम्पोर्टेंट भूगर्भिक संरचना वाला पार्ट है एशिया का, वो कहलाता है नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियाँ। एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में टर्शरी काल की नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों का क्रम मिलता है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्शरी युग से पहले मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत या उसके अंतिम समय से प्रारंभ हो गया था तथा ये पर्वत निर्माण इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन काल तक चलता रहा। इन पर्वत श्रेणियों का अधिकतम भाग टर्शरी युग के इयोसीन, ओलिगोसीन तथा प्लायोसीन काल में संपन्न हुआ। इस प्रकार इन नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों का निर्माण टर्शरी युग की भूगर्भिक हलचलों के कारण हुआ, अतः इस पर्वतीकरण को हम टर्शरी हलचल भी कहते हैं। इन पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति के संबंध में भूगोलवेत्ताओं का मत है कि प्राचीन काल में अंगारा लैंड नामक उत्तरी महाखंड तथा गोंडवाना नामक दक्षिणी महाखंड के बीच की विशाल भूसन्नति थी और जिब्राल्टर से लेकर पूर्वी एशिया तक फैली हुई थी। इस विशाल भूसन्नति को 33 सागर कहते हैं और एशिया के पश्चिमी व मध्य भाग में आज भी भूमध्य सागरीय, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर के रूप में ये 33 सागर के अवशेष मिलते हैं। उत्तर तथा दक्षिण के प्राचीनतम भूखंडों की ओर से बहुत से पदार्थ भूतल की ओर प्रभावित करने वाली भारी शक्तियों द्वारा लाकर इस सागर में जमा करते रहे और 33 सागर में पदार्थों का जमाव का क्रम करोड़ों वर्षों तक चलता रहा और इस जमाव की क्रिया से 33 सागरीय तली पर तलछट के परत पर परत जमते गए और ये तली दबती गई और टर्शरी युग में भूगर्भिक हलचलें जब हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर का प्राचीन भूखंड की प्रक्रिया इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन काल तक चलती रही, जिससे वर्तमान में भी इसे जारी माना जा रहा है। अगला जो भाग है, चौथा भाग, वो कहलाता है अवशेष भाग। इसके अंतर्गत वह सभी क्षेत्र सम्मिलित है जो उत्तर व दक्षिण मोरदार पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। इस भाग में मिलने वाली चट्टानों का निर्माण पुराजीवी कल्प व मध्यजीवी कल्प में हुआ। एशिया का ये भाग कैलोडियन और हर्सियन युग की रचनाओं का प्रधान क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें तथा विविध प्रकार के भौम्याकृत रचनाएं देखने को मिलती हैं। तिब्बत का पठार गायत्री चट्टानों का एक ऐसा चबूतरा है जो विश्व के ऊंचे पठारों में गिना जाता है। पामीर का पठार भी इससे भी काफ़ी ऊंचा है। इन दोनों पठारों की रचना भूगर्भिक हलचलों से हुई है। डिवोनियन युग में होने वाली कैलोडियन हलचलों द्वारा एशिया के मध्यवर्ती जो धरातलीय भाग है उनमें अनेक मोरदार पर्वत बने। हर्सिनियन हलचलों के समय भी अनेक मोरदार पर्वतों का जन्म हुआ। बाद में इन पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने के कारण अनेक पर्वत अवशिष्ट पर्वत या पठार के रूप को ग्रहण कर गए और साइबेरिया का अधिकांश मैदान धसे हुए दृढ़ भूखंडों पर अवसाद निक्षेपण से हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो आखिरी भाग है वो कहलाता है नवीन अवसादी संरचना। एशिया में टर्शरी काल के बाद नदी अपरदन के अवसाद से निक्षेपित अनेक विशाल मैदानों की उत्पत्ति हुई, जिसमें सिंधु गंगा, हांगो, यांगस्टी सिकियांग, इरावदी, मेकोंग, दजला फरात, ओबे, येनसी तथा लीना नदियों के मैदान बहुत प्रमुख रूप से गिने जाते हैं। एशिया की नदी घाटियों के हर उपजाऊ मैदान में आदि संस्कृतियों का उदय हुआ और ये नवीनतम मैदान है तथा विश्व के सबसे घने बसे भूभाग भी हैं। धन्यवाद।